मंच पर विराजमान सभी सम्मानित जन और इस सभा में मेरे सम्मुख विराजमान सभी वरिष्ठ और हमी उम्र युवा साथियों, मेरे लिए ये सौभाग्य की बात है कि आचार्य जी की स्मृति में आयोजित होने वाले इस कार्यक्रम में संस्थान की तरफ से आज आप लोगों के साथ अपने विचारों को साझा करने का अवसर मुझे प्राप्त हुआ है। सबसे पहले आचार्य जी की पुण्य स्मृति को, सरदार पटेल की पुण्य स्मृति को और श्रीमती इंदिरा गांधी जी की पुण्य स्मृति को प्रणाम करते हुए मैं अपनी ओर से और आप सभी की ओर से श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूँ। जहाँ तक आज के विषय का प्रश्न है, तो उस विषय को सुनिश्चित करने में दो एक बातों का मैंने ध्यान रखा है। पहले उसको आपके सम्मुख में उद्घाटित कर दूं और उसके बाद संक्षेप में जो कुछ भी बन पड़ेगा आपके सामने प्रस्तुत करने की चेष्टा करूंगा। भारतीय पुनर्जागरण का बौद्धिक फलक और भारतीय समाजवाद, ये विषय आज के संबोधन के लिए मैंने सुनिश्चित किया है। और उसका कारण यह है कि जो भारतीय समाजवाद है और भारतीय समाजवाद की विभिन्न धाराएं और अंतर्धाराएं हैं, उसके जो विभिन्न संस्करण हैं, उनमें वो सभी कुछ प्रतिध्वनित होता हुआ दिखाई देता है जो हमें भारतीय पुनर्जागरण की वैचारिक धाराओं और अंतर्धाराओं में प्रवाहित होता हुआ दिखाई देता है। इस विषय को रखने का प्रयोजन ये भी है कि जिस प्रकार से किसी भी चीज को एकदम से स्वीकार कर लेने या एकदम से निरस्त कर देने की मानसिकता से हम लोग ग्रसित हो चुके हैं, थोड़ा उससे बाहर आकर के ठहर कर भी चीजों को सोचने की आवश्यकता है। एकदम से बिना सोचे समझे चीजों को स्वीकार कर लेना और एकदम से बिना सोचे समझे किसी आवेश या आवेग में आकर के चीज़ों को निरस्त करने वाली जमात बन जाना, ये कोई बहुत अच्छी चीज़ नहीं है और किसी भी राष्ट्र या समाज के बौद्धिक विमर्श के लिए इसे एक स्वस्थ चिन्ह नहीं कहा जा सकता। ये बात इसलिए भी आज अधिक प्रासंगिक है क्योंकि यदि हम राजनीतिक दलों को देखें तो अधिकांश राजनीतिक दल वैचारिक रूप से अपने आप को भिन्न बताते हुए भी उनके चाल चरित्र और चेहरे में कोई बहुत फर्क अब नहीं रह गया है और सभी एक साथ लगभग अपने आचार और विचार को लेकर के अनरिलायबल या अविश्वसनीय होते जा रहे हैं। दूसरा, जो हमारा मीडिया है, जिसे लोकतंत्र का चौथा स्तंभ कहा जाता था, देखने में यह आ रहा है कि मीडिया भी बहुत तेजी से वैचारिक रूप से विभाजित होता चला जा रहा है। और इसका सबसे बड़ा प्रमाण यह है कि दुनिया के और देशों में सोशल मीडिया पर जो चीजें चलती हैं उनकी प्रामाणिकता को जांचने के लिए लोग मेन स्ट्रीम मीडिया का सहारा लेते हैं और भारतवर्ष में जो कुछ आज मेन स्ट्रीम मीडिया में चल रहा है उसकी सत्यता को जांचने के लिए लोग सोशल मीडिया का सहारा लेने लगे हैं। तो जो हमारा मेन स्ट्रीम मीडिया है वो भी बहुत बुरी तरीके से वैचारिक रूप से विभाजित हो चला है और आप सभी जन हैं, आप लोग अच्छी तरह से इस बात की तहकीकात कर सकते हैं कि मीडिया के कौन कौन से चैनल और कौन कौन से अखबार इस समय दक्षिणपंथी झुकाव के हैं, कौन कौन से वामपंथी झुकाव के हैं या कौन कौन से जो तथाकथित लिबरल मानसिकता है उसको प्रतिध्वनित करते हैं। तो मीडिया की भी लोकतंत्र के एक पहलू के रूप में जो भूमिका है वो काफी कुछ संदिग्ध हो चली है। लेकिन राजनीतिक दलों और मीडिया के साथ साथ जो हमारा एकेडेमिया है उसका विभाजित होना मुझे लगता है कि यह सबसे चिंतित करने वाली बात है। और विशेष रूप से पिछले 10 वर्षों में जब से सत्ता के शीर्ष पर भारतीय जनता पार्टी की सरकार आई है
हमारा जो अकादमिक जगत है और विशेष रूप से जो हमारे उच्च शिक्षा से संबंधित संस्थान हैं, उनके शीर्षस्थ पदों पर बैठे हुए लोग बहुत तेजी से वैचारिक रूप से अपने आप को इस पाले या उस पाले में शामिल करने की होड़ में लगे हुए हैं। बहुत सारी सरकारी योजनाओं को लेकर के, बहुत से तथाकथित सरकारी विचारों को लेकर के ऐसा लग रहा है कि शिक्षण संस्थाओं के शीर्ष पदों पर बैठे हुए लोग, जिनकी बहुत सारी अतिरिक्त महत्वाकांक्षाएं हैं, इन कार्यक्रमों को करा के अपने विश्वविद्यालयों में, महाविद्यालयों में, शिक्षण संस्थाओं में उन्हें एक प्रायोजित कार्यक्रम का रूप दे रहे हैं और उसके माध्यम से अपनी उन अतिरिक्त महत्वाकांक्षाओं को पूरा करने की चेष्टा कर रहे हैं और ऐसा वो कर भी रहे हैं। उनकी वो महत्वाकांक्षाएं तृप्त भी हो रही हैं, उनकी वो इच्छाएं पूर्ण भी हो रही हैं। तो ये एक विश्वविद्यालयों या हमारे शिक्षा जगत की जो अपनी आंतरिक स्वायत्तता थी, वो स्वायत्तता भी बहुत तेजी से क्षीण होती चली जा रही है और सत्ता तंत्र या दूसरे स्थानों पर बैठे हुए लोगों को हमारे शिक्षा तंत्र में घुसपैठ करने का एक अद्वितीय अवसर, मैं कहूँगा, वो मिल रहा है। ये भी अपने आप में बहुत चिंतित करने वाली बात है। इसके साथ साथ एक और जो विशेष बात है वो ये है कि जिन प्रश्नों को लेकर के हमारा शैक्षणिक जगत आज उद्वेलित हो रहा है, वे प्रश्न केवल कोई राजनीतिक महत्व के प्रश्न नहीं है या उन प्रश्नों को किसी राजनीतिक दल का एजेंडा मात्र नहीं मानना चाहिए। इधर आप लोग देख रहे होंगे कि बहुत सारे ऐसे प्रश्न जो लगता था कि कभी कहीं दबे हुए हैं, एकदम से उभर करके सतह पर आ गए हैं। जिससे स्वदेशी का प्रश्न है, स्वराज का प्रश्न है, राष्ट्रबोध और इतिहास बोध का प्रश्न है, भारतीयता का प्रश्न है, आजकल जिसे भारतीय ज्ञान परंपरा कहा जा रहा है, इंडियन नॉलेज ट्रेडिशन, ये सारी चीजें ऐसे लगता है कि एक एक करके सतह पर आ गई हैं। और इसके दो निहितार्थ थे। एक निहितार्थ को मैंने आपके सामने प्रस्तुत ही किया कि इन निहितार्थों को किसी राजनीतिक दल का एजेंडा मान करके और अपनी इच्छाओं और कामनाओं को तृप्त करने के लिए जो भी प्रभावी जन हैं, इन महत्वपूर्ण विचारों का प्रयोग कर रहे हैं अपने स्वार्थ के लिए। लेकिन इसका एक दूसरा पहलू भी है और उस पहलू का हम लोगों को इस्तेमाल करना चाहिए या सार्थक उपयोग करना चाहिए। वो पहलू ये है कि जितने भी विचार हैं, चाहे वो स्वराज और स्वराष्ट्र का प्रश्न हो, वो राष्ट्रबोध या इतिहास बोध का प्रश्न हो, चाहे वो हमारी ज्ञान परंपरा का प्रश्न हो, और इन सभी के अंदर जो अंतर्निहित धाराएं और अंतर्धाराएं हैं, उनका प्रश्न हो, ये केवल किसी राजनीतिक दल मात्र के एजेंडा नहीं होना चाहिए, बल्कि किसी भी समाज के जो सुधी और प्रबुद्ध जन हैं, ये उनके चिरंतन विचार विमर्श का विषय होना चाहिए। दूसरे शब्दों में ये जो विषय हैं, ये हमारे लिए पेरेनियल सिग्निफिकेंस या शाश्वत उपादेयता के विषय हैं और इसलिए इनका बहुत ज़्यादा अगर राजनीतिकरण हो रहा है तो जो इन विषयों का महत्व है, जो इनकी सिग्निफिकेंस है, जिनकी उपादेयता है, वो भी वस्तुतः धीरे धीरे संदिग्ध होती चली जाती है। इसलिए इस पूरे झंझावात से बाहर निकलने के लिए जो पॉलिटिकल पार्टीज का ट्रेंड है, जो मीडिया का ट्रेंड है, जो हमारी एकेडेमिया का ट्रेंड है, और जिस तरीके से इतने महत्वपूर्ण विषयों को हम लोग राजनीतिक बनाते चले जा रहे हैं और उससे उनका स्वरूप विपर्य हो रहा है, इस सभी कुछ से बाहर निकलने के लिए यह आवश्यक है कि कम से कम पुनर्जागरण काल से लेकर के आज तक की भारतवर्ष की जो भी वैचारिक यात्रा रही है, उस यात्रा को यथासंभव हम लोग खुले मन से और स्वतंत्र तरीके से अपने विचार की परिधि में लाएं, उन पर ठीक से विचार हो, और तब हम ये समझ सकते हैं कि जो भी विचार के बिंदु हमारे मानस को आच्छादित किए हुए हैं, उनकी निर्मिति में या उनको गढ़ने में हमारे इस पूरे पुनर्जागरण काल में जितने प्रकार की विचारधाराएं उभर करके सामने आई, उनकी क्या महत्ता रही, उनकी क्या विशेषता रही। तो जब हर चीज अपने अपने तरीके से किसी विपर्य या विकार का शिकार हो रही है, तो ऐसे में हमारे बौद्धिक जगत का ये दायित्व है कि हम लोग इन चीज़ों की सूचिता को या इनमें विचार की गंभीरता को बनाए रख सकें।
इस प्रयोजन से मैंने आज इस विषय को आपके सम्मुख रखने की चेष्टा की है। जहां तक भारतीय पुनर्जागरण का प्रश्न है, आप सभी लोग जानते हैं सभ्यताओं के इतिहास में उत्थान और पतन का दौर या उदय और अवपात का दौर आता रहता स्वाभाविक है। दुनिया की कोई ऐसी सभ्यता नहीं है जिसमें उत्थान और पतन के दौर ना आए। जिस सभ्यता की प्राण शक्ति जितनी प्रबल होती है, वो उत्थान और पतन के इस दौर के बावजूद भी अपनी संवेदनशीलता को या अपनी महत्ता को बनाए रखती है। भारतवर्ष में ये देखने की बात है कि लंबे समय तक मुस्लिम शासन के होने के बावजूद भी जो भारतीय समाज का आंतरिक ताना बाना था या जो उसका आंतरिक रस प्रवाह था, उसमें किसी प्रकार का कोई निर्णायक विघ्न नहीं पड़ता। ये बहुत महत्व की बात है। और भारतीय समाज का जो आंतरिक रस प्रवाह है वो लगभग अविच्छिन्न बना रहता है। भारतीय समाज की इस आंतरिक रस प्रवाह को जो सबसे पहली बाधा पहुंचती है, वो बाधा ब्रिटिश उपनिवेशवाद के माध्यम से पहुंचती है। और मुस्लिम शासन के दौर को और ब्रिटिश शासन के दौर को हमें इस अंतर के साथ देखने की चेष्टा करनी चाहिए। और इसलिए महर्षि अरविंद इस बात को कहते भी हैं कि वस्तुतः भारतीय पुनर्जागरण यूरोपीय पुनर्जागरण का एशियाई संस्करण है। इंडियन रेनेसांस इज द एशियन एडिशन ऑफ यूरोपियन रेनेसांस। काफी अर्थों में महर्षि अरविंद की बात सही भी है, लेकिन यहाँ भी हमको एक भेद ध्यान में रखना चाहिए कि जहाँ यूरोप ने अपनी इच्छा से अपनी एक सुदीर्घ सांस्कृतिक मध्यकालीन परंपरा को किनारे रख करके अपने ऊपर एक इहलोकवादी दृष्टि को स्वीकार किया था, तो उसके विपरीत भारत ने वहाँ की वैचारिक तासीर के विपरीत यूरोप से आने वाली इस इहलोकवादी दृष्टि को एक प्रकार से इम्पोज किया गया था, एक प्रकार से उसके ऊपर अध्यारोपित किया गया था। और इसलिए आप पुनर्जागरण काल में देखेंगे कि भारतवर्ष में इस बात को लेकर के बहुत वहापोह रहती है कि क्या हमारे लिए गर्व करने लायक है, क्या हमारे लिए छोड़ने लायक है, क्या हमारे लिए संचित करने लायक है, क्या हमारे लिए प्रतिष्ठा की बात है, क्या हमारे लिए ग्लानि की बात है। ये उहापोह और असमंजस लगातार भारतीय पुनर्जागरण काल में बना रहता है। और ऐसा लगता है कि एक श्रांत क्लांत देश, थका हारा देश आगे बढ़ना तो चाहता है, लेकिन अपनी दिशा को लेकर के वो बहुत ही दुविधाग्रस्त है। और भारतीय वैचारिकी के आकाश में ये दुविधा, ये असमंजस, ये एम्बिग्विटी, ये अस्पष्टता अभी भी व्याप्त है। और इस अस्पष्टता या इस असमंजस या दुविधा से बाहर निकलने की चेष्टा स्वरूप हम लोगों को इस प्रकार के कार्यक्रम कराते रहने चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। भारतीय पुनर्जागरण के जो वैचारिक फलक हैं, जो उसका बौद्धिक फलक है, उसको चिन्हांकित करते हुए बहुत छोटी सी किताब है विपिन चंद्र पाल की। वो पुस्तक है द सोल ऑफ इंडिया। सोल ऑफ इंडिया नामक इस किताब में विपिन चंद्र पाल अपने एक नौजवान अंग्रेज मित्र को ये बताने की चेष्टा करते हैं कि जो तत्कालीन भारतवर्ष है, उस तत्कालीन भारतवर्ष की वैचारिक निर्मिति के क्या क्या कारण हैं। और वो बताते हैं कि मुख्य रूप से 3 प्रकार के कारण हैं जिनकी वजह से आज का भारतवर्ष यानी उनके समय का भारतवर्ष अपने वैचारिक स्वरूप को प्राप्त कर रहा है। एक तो जो अंग्रेज अधिकारी भारतवर्ष में अंग्रेजी प्रशासन को संभालने के लिए आए और उन्होंने यहाँ पर आकर के जिस प्रकार की नाप तोल की, समयबद्धता की, प्रोटोकॉल की, लॉजिस्टिक्स की जो एक संस्कृति विकसित की सर्वे करने की, तो उसकी वजह से भी हमारा दिमाग एक खास तरीके से सोचने विचारने के लिए अभ्यस्त हुआ। ये लंबे विचार विमर्श का विषय है जिसके विस्तार में यहाँ जाने का अवकाश नहीं है, लेकिन हमारी विचार दृष्टि को बांधने में ये जो सर्वे करने की, समयबद्धता की, डिसिप्लिन की, प्रोटोकॉल की जो मानसिकता होती है उसका बड़ा रोल है। दूसरा वो कहते हैं कि जो ईसाई मिशनरी भारतवर्ष में आए, उन्होंने यहाँ के बहुत सारे धार्मिक प्रतीकों को
जाने अनजाने अपनी दृष्टि से अपने तरीके से देखने और समझने की कोशिश की, और कई बार उनको लेकर के वो बहुत ही अटपटी टिप्पणियां भी कर देते हैं जो यहाँ के लोगों के लिए असुविधाजनक लगती हैं। कभी कभी इस प्रकार की टिप्पणियां आज भी पश्चिमी विश्वविद्यालयों के अध्येताओं के माध्यम से हम लोगों को सुनने को मिल जाती है। तीसरा, उन्होंने कहा कि भारतवर्ष में अंग्रेजों के आने के कारण भारतवर्ष के संबंध में जो रुचि पश्चिमी विचारकों की बनी, उन्होंने भी एक विशेष प्रकार की दृष्टि, एक विशेष प्रकार से भारतवर्ष के लोगों को अपने ही बारे में सोचने के लिए बाध्य किया। बहुत सारे ऐसे विचारक हैं, उसमें बार्कर भी हो सकते हैं, डनिंग भी हो सकते हैं, विलोबी भी हो सकते हैं। हम लोग राजनीति शास्त्र के विद्यार्थी हैं, इन लोगों को पढ़ते हैं। उसमें मॉन्टेस्क्यू भी हो सकते हैं, हीगल भी हो सकते हैं, मार्क्स भी हो सकते हैं, जिन्होंने भारतीय समाज और यहाँ की राजनीतिक या विधिक व्यवस्था के बारे में अपने अपने तरीके से टिप्पणियां की। इसलिए कहा कि भारतवर्ष बहुत ही गर्म जलवायु का देश है और इसलिए लोकतंत्र यहाँ के लिए कोई उपयुक्त पद्धति नहीं है। यहाँ पर तो कोई सर्वाधिकारवादी सत्ता ही प्रभावी हो सकती है। इसलिए कहा कि भारतवर्ष में कोई प्योर आइडिया ऑफ स्टेट जैसी चीज नहीं है, राज्य जैसी कोई शुद्ध संस्था हमको दिखाई नहीं देती। राज्य और समाज और धर्म की सत्ता यहाँ पर बहुत ही घुले मिले हैं, इसलिए इनको अलग अलग करके नहीं देखा जा सकता। कुछ ने कहा कि यहाँ पर विधि और नैतिकता के स्वरूप में भी बहुत घालमेल है, उसको भी हम उस तरीके से नहीं देख सकते जैसा यूरोपीय विचारकों के माध्यम से हम देखने की अभ्यस्त है। तो इस प्रकार की ऐसी बहुत सारी टीका टिप्पणियां हुई जिनके माध्यम से जो उस समय का बौद्धिक मानस था उसके बीच में एक खलबली मची, और इस प्रकार का जो विचार रहा इसको ओरिएंटलिज्म या प्राच्यवाद कहा गया। इससे प्राच्यवादी टीका टिप्पणी के विरुद्ध भारतवर्ष में राष्ट्रवादी विचारकों की एक धारा का उदय होता है। ये दूसरी धारा है जो हमारे आज की बौद्धिक निर्मिति को गढ़ने में अपनी भूमिका अदा करती है। इसमें हम लोग मान्य तिलक से लेकर के आरजी भंडारकर तक, या इसमें और भी दूसरे प्रकार के विचारक हैं, आगे चल करके उसमें हम लोग केपी जायसवाल को, आरसी घोषाल को, या इस प्रकार के और भी दूसरे विचारक को ले सकते हैं जिन्होंने भारतवर्ष को उसकी एक राष्ट्रीय चेतना के माध्यम से समझने और समझाने की कोशिश की। इतिहासकार आरसी मजुमदार भी उसमें आ सकते हैं, उसमें पूर्णेंदु नारायण सिंह भी आ सकते हैं। तो इस तरीके से एक राष्ट्रवादी चेतना को प्रतिध्वनित करने वाले विचारकों की भी एक धारा भारतवर्ष में उत्पन्न है। और इन लोगों ने इस बात को स्थापित करने की कोशिश की कि जो बातें जो पौराणिकवादी विचारक हैं, जो ओरिएंटलिस्ट विचारक हैं, उनके द्वारा कही जा रही है आक्षेप के रूप में कि भारतवर्ष में कोई प्रशासन के क्षेत्र में, कोई इतिहास के क्षेत्र में, कोई विज्ञान के क्षेत्र में उन्नति के चिन्ह नहीं दिखाई देते, ऐसा नहीं। लेकिन इनका प्रतिवाद करते हुए ये जो राष्ट्रवादी चेतना संपन्न विचारक थे, कई बार ये अतिशय आवेग के शिकार हो जाते हैं और ऐसी बहुत सारी चीजों को वो भारतवर्ष की परंपरा में तो स्वीकार करने लगते हैं जो उस रूप में भारतवर्ष की परंपरा में नहीं थी, जैसा पश्चिम के विचारक अपने माध्यम से उनको व्यक्त कर रहे हैं। कभी भी उस प्रकार का लोकतंत्र नहीं रहा जैसे लोकतंत्र की बात पश्चिमी विचारक कह रहे थे। भारत में विज्ञान की जो दृष्टि थी वो आधुनिक विज्ञान की दृष्टि से बिल्कुल अलग रही। भारतवर्ष में जो इतिहास बोध की दृष्टि रही वो आधुनिक इतिहास बोध की दृष्टि से बिल्कुल अलग रही। और इन चीज़ों पर बाद के विचारकों ने भी 20वीं शताब्दी में भी विचारकों ने बहुत विस्तार से प्रकाश डाला है। कभी और समय मिलेगा तो इसी विषय विशेष पर हम लोग बातचीत करेंगे। वो चाहे फ्रांसीसी विचारक रेने गेनो हों, वो चाहे एरिक वोगलिन हो, वो चाहे प्रोफेसर सैयद हुसैन नस्र हो, या चाहे वो फिर ओसवाल्ड स्पेंगलर हो, या फिर वो ओवेन बारफील्ड हो, ये सभी पश्चिमी विचारक हैं। और इन सभी पश्चिमी विचारकों ने प्राचीन यानी परंपरागत और आधुनिक विज्ञान की और इतिहास की और राजनीति की क्या दृष्टि रही है उसकी विस्तार से चर्चा की है। और जिस प्रकार से हमारे राष्ट्रवादी चेतना संपन्न विचारकों ने यह दावा किया कि हमारे यहाँ भी उसी प्रकार का विज्ञान और इतिहास रहा है, उस विचार से इन लोगों ने भी अपना मतांतर व्यक्त किया। एक तीसरे प्रकार की धारा इस समय उदित होती है जो भारतीय विश्वविद्यालयों के माध्यम से प्रसारित होती है। ये भारतीय विश्वविद्यालयों के विस्तार का भी समय था, जिसे हम लोग समाजशास्त्री और नृशास्त्री यानी सोशियोलॉजिकल और एंथ्रोपोलॉजिकल अप्रोच कहते हैं। इस समाजशास्त्री और नृशास्त्रीय वैचारिकी के माध्यम से आज भी भारतवर्ष के विश्वविद्यालयों में जो समाज विज्ञान का पाठ्यक्रम है या जो शोध कार्य है
वो इन्हीं के माध्यम से अधिकांशतः संचालित होता हुआ आपको दिखाई देता है। इसी में मार्क्सवादी विचारधारा भी आती है और मार्क्सवादी विचारधारा मनुष्य और मनुष्य के समाज के संबंधों को उत्पादन के साधनों के माध्यम से देखने की कोशिश करती है। तो ये 4-5 ऐसे विचार उस समय उभर करके आते हैं जिनको हम लोग भारतीय पुनर्जागरण के मुख्य प्रतिनिधि विचार कह सकते हैं। लेकिन उसी समय भारतवर्ष में कुछ ऐसे भी विचारकों का उदय होता है जो ये मानते हैं कि भारतवर्ष की समाज रचना को, यहाँ की आर्थिकी को, यहाँ की राजनीति को या यहाँ के समूचे मनोविज्ञान को इन पश्चिमी प्रत्ययों के सहारे समझा ही नहीं जा सकता। उन्होंने कहा कि जो पश्चिमी प्रत्यय हैं ये वस्तुतः जो भारतीय प्रत्यय है उसके निषेध पर टिके हुए हैं। और इसमें हम लोग महात्मा गांधी से शुरू कर सकते हैं, जो उनकी पुस्तक हिंद स्वराज 1909 में आती है। वो एक प्रकार से आधुनिक पश्चिमी समाज की जितनी आत्ममुग्धकारी उपलब्धियां हैं उनको वो एक ही झटके में निरस्त कर देते हैं। अभी जब 125 वर्ष हुए थे गांधी जी के हिंद स्वराज के, तब इस बात पर काफ़ी चर्चा हुई थी 100 वर्ष होने पर, तो किस तरीके से उन्होंने जो पाश्चात्य राजनीतिक संस्थाएं हैं, जो पाश्चात्य आधुनिक विज्ञान है, उस आधुनिक विज्ञान की जो उपलब्धियां हैं, वो चाहे मेडिकल साइंस के रूप में हो, वो चाहे महायंत्रों के रूप में हो, गांधी जी कैसे उनको एक ही झटके में ज्ञान मीमांसा के स्तर पर निरस्त करते हैं। उसी समय ये नाम कम सुना जाता है, इसके लिए हम लोग एक फाउंडेशन चलाते हैं, आनंद कुमार स्वामी। आनंद कुमार स्वामी की भी 1909 में ही पुस्तक आती है, एशियाजी नेशनल आइडियलिज्म, और उस किताब में इनको ये बताने की कोशिश करते हैं कि जो भारतवर्ष की राष्ट्रीय चेतना है उसके प्रमुख निर्धारक सिद्धांत क्या हैं। और इस पुस्तक की भूमिका में आनंद कुमार स्वामी लिखते हैं कि नेशंस आर मेड नॉट बाय ट्रेडर्स एंड पॉलिटिशियंस बट बाय पोएट्स एंड आर्टिस्ट्स। राष्ट्रों का निर्माण कोई व्यापारियों और राजनीतिज्ञों के माध्यम से ही नहीं हुआ करता, बल्कि उनके निर्माण की भूमिका में जो कलाविद हैं, जो साहित्यविद हैं, उनकी भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है। उसी समय 1916 और 17 के आसपास रविन्द्रनाथ टैगोर के नेशनलिज्म के नाम से कुछ भाषण प्रकाशित होते हैं जो उन्होंने भारत और जापान में और इंग्लैंड में दिए थे। एक खास तरीके की बड़ी कहना चाहिए रेडिकल एक नेशनलिस्ट कॉन्शियसनेस, एक बहुत ही अतिवादी राष्ट्रीय चेतना का उस समय जन्म हो रहा था और उसके क्या खतरे हो सकते हैं, उन खतरों की तरफ रविन्द्रनाथ टैगोर ने हमारा ध्यान आकर्षित किया था। उस प्रकार की राष्ट्रवादी चेतना अंत में जाकर के विश्व युद्धों का कारण भी बनी। और इस समय का भी अगर आप समय को देखें तो कुछ इसी प्रकार की चेतनाएं दुनिया में हर जगह आपको उभरती हुई दिखाई दे रही हैं, विशेष रूप से कोविड काल के बाद। तो रविन्द्रनाथ टैगोर को भी हमें उनके नेशनलिज्म के नाम से जो प्रकाशित लेख हैं उनको देखना चाहिए। केसी भट्टाचार्य एक ऐसे विचारक हुए हैं जिनका एक बहुत छोटा सा लेकिन बहुत ही गंभीर लेख है, स्वराज इन आइडियाज। और हुगली कॉलेज के अपने विद्यार्थियों को एक प्रिंसिपल के रूप में उन्होंने यह व्याख्यान दिया है कि किस तरीके से कितना हम पूर्व और पश्चिम के बीच में एमलगमेशन या प्रोपोर्शन को तय करें, जिससे हमारी अपनी अस्मिता भी सुरक्षित रहे और विश्व के साथ हमारा जुड़ाव भी बना रहे। तो स्वराज इन आइडिया नाम के इस लेख को भी हमें केसी भट्टाचार्य के माध्यम से जानने समझने की कोशिश करनी चाहिए। महर्षि अरविंद की एक पुस्तक आती है उसी समय, द फाउंडेशंस ऑफ इंडियन कल्चर। ये किताब हिंदी और अंग्रेजी दोनों भाषाओं में उपलब्ध है। सबसे व्यवस्थित और सबसे विस्तृत तरीके से अगर भारतीय विद्या विमर्श के ऊपर किसी ने लिखा तो वो महर्षि अरविंद ने लिखा। उनको ऐसा समय भी मिला, अवकाश भी मिला, परिस्थितियाँ भी मिली और उनका मेंटल कॉन्फ़िगरेशन भी कुछ इस तरीके का था। विलियम आर्चर नाम के एक व्यक्ति ने वस्तुतः उस समय ये सवाल खड़ा कर दिया था कि इज इंडिया सिविलाइज्ड, क्या भारत सभ्य है? इस प्रश्न का उस समय के एक विचारक सर जॉर्ज बर्नबुक ने वैसे तो जवाब दे दिया था, लेकिन महर्षि अरविंद ने इस पुस्तक की भूमिका में लिखा है कि बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है और इसका बहुत विस्तार के साथ और बहुत व्यवस्थित तरीके से जवाब देने की आवश्यकता है। और 5 खंडों में महर्षि अरविंद ने इस पुस्तक को लिखा, जिसमें उन्होंने सबसे पहले जो भारतीय आध्यात्मिक चेतना है उसके लक्षणों को हमारे सामने प्रकट किया। उस आध्यात्मिक चेतना के आधार पर जो धर्म और दर्शन की परंपरा विकसित हुई उसको हमारे सामने व्यक्त किया। इस धर्म दर्शन और आध्यात्मिक चेतना से अनुप्राणित जो हमारा सामाजिक अधिष्ठान है, उस सामाजिक अधिष्ठान के उन्होंने एट्रीब्यूट से उसके लक्षणों को प्रदर्शित किया। फिर ऐसे समाज का पोषण करने के लिए जो अर्थ और कला की दृष्टि है, उस अर्थ और कला की दृष्टि को हमारे सामने प्रस्तुत किया। और उसके बाद इस पूरे प्रकल्प
की परिरक्षा करने का काम या उसको परिरक्षित करने का काम जो राजनीति का दायित्व है, उस राजनीति और प्रशासन के प्रश्न को भी उन्होंने हमारे सामने व्यक्त करने की चेष्टा की है। इसके साथ साथ अगर आप आगे बढ़ें तो आप कह सकते हैं, समाजवादी विचारकों पर अभी हम लोग बाद में आते हैं, आखिरी व्यक्ति दीनदयाल उपाध्याय हैं जिन्होंने 1965 में बम्बई में अपने 4 भाषण दिए और उन 4 भाषणों में उन्होंने भारतीय और पाश्चात्य लोकतंत्र, भारतीय और पाश्चात्य जीवन दृष्टि, चिति और विराट की धारणा, या भारत में जो तत्कालीन आर्थिकी थी उस आर्थिकी के विषय में अपने बहुत ही विस्तार से और बहुत व्यवस्थित तरीके से अपने विचारों को व्यक्त किया। किसी भी ऐसे विद्यार्थी को जो अपनी कोई पीएचडी थीसिस करना चाहते हों, कैसे किसी बात को व्यवस्थित तरीके से एक दूसरे के साथ संबद्ध तरीके से और सार्थक तरीके से संप्रेषित किया जाता है, उन्हें दीनदयाल जी के इन 4 भाषणों को निश्चित रूप से पढ़ना चाहिए। तो ये एक क्रम रहा कि जिस क्रम से ऐसे विचारक जिनको भारतीय पुनर्जागरण काल में उत्पन्न, चाहे वो प्राच्यवादी धारणाएं हों, चाहे वो समाजवाद, चाहे वो समाजशास्त्री और नृशास्त्रीय धारणाएं हों, चाहे वो मार्क्सवादी धारणाएं हों, इन सभी में कुछ कमियां या इन सभी के साथ समस्याएं नजर आईं और उन्होंने भारत की जो परंपरागत राष्ट्रीय चेतना है उसको हमारे सामने स्पष्ट करने की कोशिश की। इसमें एक विचारक और रह गए जिनका उल्लेख करना आवश्यक है, वो है बद्री शाह। बद्री शाह की एक पुस्तक आती है 1921 में, दैशिक शास्त्र। वस्तुतः दीनदयाल जी ने जो चिति और विराट की धारणा ली है वो बद्री शाह की इसी पुस्तक से ली है। बद्री शाह जी अल्मोड़ा के रहने वाले थे और वहाँ कौशिकी नदी के किनारे एक सोमवारी जी बाबा रहते थे, तो उनके आश्रम में उनका आना जाना था और उन्हीं के आशीर्वाद स्वरूप उनको दैशिक शास्त्र नामक ये विद्या या इस विद्या की सामग्री प्राप्त हुई थी। तो भारतीय राष्ट्रीय चेतना को गढ़ने में हमारे यहाँ साधु संतों की भी बड़ी भूमिका रही है। वो भी एक अलग फलक हो जाएगा, बहुत विस्तृत हो जाएगा, इसलिए केवल उसका संकेत करते हुए मैं आगे बढ़ने की कोशिश करूँगा। दैशिक शास्त्र नामक पुस्तक में बद्री शाह ये स्थापित करते हैं कि किसी भी राष्ट्र को अपने जन्म के साथ ही कुछ विशेष लक्षण प्राप्त होते हैं, उनको चिति कहा जाता है और उन विशेष लक्षणों की रक्षा के प्रति उस राष्ट्र का जो नागरिक वर्ग है उसकी संवेदनशीलता को विराट कहा जाता है। जब तक किसी राष्ट्र की चिति और विराट जागृत रहते हैं, वो राष्ट्र वस्तुतः जागृत अवस्था में रहता है और चिति और विराट में किसी प्रकार का विपर्य आने से धीरे धीरे उसकी राष्ट्रीय चेतना का अवसान होने लगता है। इस पुस्तक को उन्होंने गांधी जी को समर्पित किया था। समर्पित तो उन्होंने लोकमान्य तिलक को किया था, गांधी जी को उन्होंने भेंट किया था। और गांधी जी ने इस पुस्तक पर टिप्पणी करते हुए लिखा है कि पहले तो मैं नहीं समझ पाया कि इस पुस्तक का प्रतिपाद्य विषय क्या है, लेकिन जब मैंने आद्योपांत इस पुस्तक को पढ़ा तो मेरी स्पष्ट मान्यता है कि जिन जिन महाविद्यालयों में राजनीति शास्त्र को एक विषय के रूप में पढ़ाया जाता है, वहाँ पर इस पुस्तक का पठन पाठन अनिवार्य कर देना चाहिए। ये गांधी जी की टिप्पणी है। गांधी जी कहते हैं कि यदि आप उपनिषदों और गीता के संदेश को राजनीति की भाषा में पढ़ना चाहें तो आपको दैशिक शास्त्र का पठन पाठन करना चाहिए। तो ये भी एक धारा रही जिसको हम लोग परंपरावादी धारा कहते हैं। इस धारा के माध्यम से भी हम आज का जो भारतवर्ष जिस तरीके से सोचता है या जितने फलक को समाहित करके अगर कोई विषय हमारे सामने उपस्थित होता है उस पर हमको विचार करना चाहिए, तो ये सारे फलक हैं। कम से कम इतने फलकों की उपेक्षा नहीं होनी चाहिए। किसी भी विषय पर अगर हम अपनी कोई राय देते हैं, अपना अभिमत जाहिर करते हैं, अपनी बात कहते हैं, उससे सहमति और असहमति व्यक्त करते हैं, तो कम से कम इतनी दृष्टियों से हम लोगों को अपनी चीज़ों पर विचार कर लेना चाहिए। ये मेरा आपसे निवेदन था। अब जो भारतीय समाजवाद का प्रश्न है, अगर आप इस पूरे बौद्धिक फलक को देखें तो भारतीय समाजवाद इन सारे फलकों में जो विचार व्यक्त किए गए हैं, वो चाहे आधुनिक प्रकार का लोकतंत्र हो, वो चाहे पश्चिमी प्रकार की लोकतांत्रिक संस्थाएं और न्याय व्यवस्था हो, उनकी दृष्टि में जो समानता और स्वतंत्रता की धारणाएं हों, चाहे वो समाजशास्त्री और नृजातीय प्रश्न हों, चाहे वे मार्क्सवादी वैचारिकी से जुड़े हुए प्रश्न और उसकी दिशा हो, और चाहे जो पारंपरिक चिंतक हैं, पारंपरिक चिंतकों में सबसे विशेष रूप से गांधी हो, इन सभी का मिश्रण आपको लगभग सभी समाजवादी विचारकों में किसी न किसी रूप में दिखाई देता है।
और इसी माध्यम से आप कह सकते हैं कि भारतवर्ष में जितने भी समाजवादी विचारक हुए, उनका एक खास प्रकार का इंक्लिनेशन इन्हीं विचारों के एमेलगेमेशन से, इन्हीं विचारों के सम्मिश्रण के कारण दिखाई देता है। और अगर आप इसको थोड़ा सा और रिड्यूस करना चाहें तो आप कह सकते हैं कि भारत में जो समाजवादी वैचारिकी सामने आई, वो वस्तुतः मार्क्सवादी वैचारिकी और गांधीवादी वैचारिकी, इन दोनों के मिले जुले रूप में हमको समझ में आती है। कितना मार्क्सवादी वैचारिकी के प्रति आग्रह है, कितना गांधीवादी वैचारिकी के प्रति आग्रह है, दोनों को मिलाने में हम कितना अपने आप को सफल पा रहे हैं या कितनी हमको सुविधा या असुविधा हो रही है, इससे हमारे जो समाजवादी विचारक हैं उनकी मनोवृत्ति का या उनके इंक्लिनेशन का हमको पता चलता है। और इसलिए जो भारतवर्ष में समाजवादी वैचारिकी की जो धारा रही, उसको हम सीधे सीधे कोई एक धारा नहीं कह सकते। जैसे आजकल फेमिनिज्म के बारे में कहा जाता है कि वो फेमिनिज्म कोई एक चीज़ नहीं रही, बल्कि वो फेमिनिज्म्स हो गया। उसी तरीके से ये सोशलिज्म नहीं बल्कि सोशलिज्म्स है, उसके बहुत सारे संस्करण हैं। अब जैसे आप आरंभ में देखें मानवेंद्र नाथ राय को, तो मानवेंद्र नाथ राय पूरी तरीके से मार्क्सवादी वैचारिकी के प्रभाव में थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने भारतीय परिस्थितियों को देख करके उसके जो बहुत सारे फंडामेंटल्स थे उसमें परिवर्तन करने की कोशिश की और उन्होंने एक रेडिकल ह्यूमनिज्म के नाम से अपनी वैचारिकी को प्रस्तुत किया। इसी तरीके से यदि आप पंडित जी को देखिए, जवाहरलाल जी को, तो उन्होंने लोकतांत्रिक समाजवाद के नाम से, या जिसे हम लोग पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी के साथ समाजवाद को कैसे हम ला सकते हैं, इस प्रकार की एक सोच विकसित की। इसी क्रम में यदि आप जयप्रकाश जी को देखने की कोशिश करें तो जयप्रकाश जी के जीवन के 3 काल माने ही जाते हैं, विचारकों ने माने हैं, मार्क्सवादी काल, लोकतांत्रिक समाजवादी काल और फिर उसके बाद गांधीवादी काल, जब वो गांधीवाद के प्रभाव में आए। और एक बड़ा मनोरंजक उनका फ्रेज है जयप्रकाश जी का, जब वो लिखते हैं कि मैंने द्वंद्वात्मक भौतिकवाद के मंदिर में बहुत समय तक देव अर्चना की, लेकिन अंत में मेरा ये विश्वास हो गया कि किसी भी भौतिकवादी दर्शन में मनुष्य का नीतिगत उत्थान करने की कोई स्वाभाविक प्रेरणा नहीं हो सकती। और धीरे धीरे जो विचार है या उस मंदिर में जो देवता है, उस देवता का स्थान दल ने ले लिया और भय के मारे लोग जो है दल का पालन करने लगे। और जब देवता है विकृत हो जाएं तो फिर वो विकार एक प्रकार से एक सार्वभौमिक आचार संहिता बन जाता है। इस प्रकार की एक कड़ी टिप्पणी भी अपने अंतिम दौर में जयप्रकाश जी जो द्वंद्वात्मक भौतिकवाद या जो मार्क्सवादी विचार के जो आधारभूत तत्व हैं उनके ऊपर व्यक्त किए। तो उनको भी आप देखिए कि उनका जो पूरा जीवन है वो एक संक्रमण काल से गुजरता हुआ दिखाई देता है। और उसी तरीके से अगर आप लोहिया जी को देखें तो लोहिया जी को तो कहा ही जाता है कि उन्होंने भारतीय समाजवाद को एक प्रकार से इकोनॉमिज्म से मुक्त किया और उन्होंने एक देशज प्रकार का समाजवाद, एक नेटिव सोशलिज्म जिसे कहा जाता है, उस प्रकार के समाजवाद को स्थापित करने की कोशिश की। उनके विशेष रूप से कई जो सांस्कृतिक निबंध हैं, रामकृष्ण और शिव या रामायण मेला इत्यादि की संकल्पनाएं हैं, वो इस तरफ इशारा करती हैं कि लोहिया जी एक बिल्कुल दूसरे प्रकार की समाजवादी धारा को या एक संस्करण को हमारे सामने लाने की कोशिश करते हैं। और उसी तरीके से आचार्य जी के बारे में भी कि आचार्य जी जो मार्क्सवादी मूल्य थे, उन मार्क्सवादी मूल्यों के साथ जो भारत के सांस्कृतिक मूल्य थे उनके बीच में कोई सामंजस्य तलाश रहे, जो अपने आप में बहुत कठिन काम था। इस काम में आचार्य जी कितने सफल हुए या उनके सामने क्या कठिनाइयाँ आईं, ये अपने आप में विस्तार से विचार करने की आवश्यकता है। एक तरफ वो बौद्ध धर्म दर्शन जैसा उत्कृष्ट ग्रंथ भी लिखते हैं, जिसके बारे में ये कहा गया कि इस ग्रंथ के आने के पहले बौद्ध धर्म दर्शन केवल दार्शनिकों के बीच में चर्चा और विमर्श का विषय हुआ करता था। आचार्य जी के इस ग्रंथ के आने के बाद से जो भारतीय विश्वविद्यालय या जो अकादमिक जगत है, उस अकादमिक जगत की मुख्य धारा में भी बौद्ध धर्म एक अध्ययन अध्यापन की वस्तु बना। इतना उस ग्रंथ की महिमा है। और दूसरी तरफ वे, चाहे उनका राष्ट्रीयता और समाजवाद हो, चाहे उनके और दूसरे ग्रंथ हों, उनमें उन्होंने जिस तरीके से भारतीय समाज में उन मार्क्सवादी प्रेरणाओं के माध्यम से यहाँ के अन्याय को, असमानता को या दमन को या शोषण को या गरीबी को समाप्त करने का स्वप्न देखा, वो अपने आप में बिल्कुल अलग चीज़ है। अब ये उसमें विचार करने की चीज़ है कि कितना ये जो मार्क्सवादी एंगल रहा और दूसरा एक जो गांधीवादी या आचार्य जी की दृष्टि में जो सांस्कृतिक एंगल रहा, इसके बीच में किसी एमलगमेशन की या इसके बीच में किसी सामंजस्य या संतुलन को साधने की
कितनी संभावना है। जो भारतीय टेम्परामेंट है, ऐसा क्यों हुआ कि सभी समाजवादी विचारक मार्क्सवादी प्रेरणाओं से अपनी बात आरंभ करते हैं, लेकिन वो अंत में जाते जाते इन्हीं गांधीवादी या किन्हीं सांस्कृतिक मूल्यों की तरफ मुड़ जाते हैं। क्या ऐसा है कि जो भारतीयों का टेम्परामेंट है, उनका जो बौद्धिक विन्यास है, वो उन मूल्यों के लिए कभी भी सुग्राह्य नहीं रहा जिन्हें हम मार्क्सवादी मूल्य और मान्यताएं कहते हैं? क्या इन विचारकों को धीरे धीरे ये बातें समझ में आई और इसलिए उन्होंने जो समाजवाद के माध्यम से या मार्क्सवाद के माध्यम से समाज की विसंगतियों को दूर करने का जो मार्ग था, उसको उन्होंने गांधी में देखना शुरू किया? ये हमारे लिए एक गंभीर विचार विमर्श का विषय है। उस विषय को यहीं पर मैं आप सभी के विचार विमर्श के लिए खुला छोड़ता हूँ। लेकिन इतना मैं आपसे जरूर निवेदन करना चाहूँगा कि जब भी हमारे सामने कोई विषय हमारे उपस्थित हो विचार के लिए, तो एकदम से कोई सहमति या असहमति का स्वीपिंग रिमार्क पास किए हम लोग कम से कम जो इतनी मोटी मोटी धाराएं हैं, इन धाराओं और अंतर धाराओं में थोड़ा सा बैठ करके, थोड़ा सा इनकी दृष्टि से इन चीज़ों की पैमाइश करके और तब हम लोग कोई विचार को अपने आगे बढ़ाने की कोशिश करें। एक ओपन एंडेडनेस हम लोगों के विचारों में होनी चाहिए। एक विचारों के प्रति प्रतिबद्धता के बावजूद भी दूसरों के साथ विचार का सामंजस्य बनाने और विचार विमर्श करने का एक अवकाश होना चाहिए। इसी निमित्त से ये बातें मैंने आपके सामने प्रस्तुत की। जैसा भी बन पड़ा आप लोगों के समक्ष है। मैं इन्हीं शब्दों के साथ, आपने मुझे इतने धैर्य के साथ सुना, इतने वरिष्ठ लोगों ने, मेरे गुरु प्रोफेसर रमेश दीक्षित सर बैठे हुए हैं, आदरणीय वंदना जी बैठी हुई हैं, आप सभी वरिष्ठ जन हैं। आप लोगों के समक्ष मेरी आयु कम से कम बहुत से लोगों से तो 20, 25, 30 साल कम है, लेकिन फिर भी आप लोगों ने इतने धैर्य के साथ मुझे सुना। मैं इसके लिए आप लोगों का बहुत आभारी हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। साधु।